हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट एडू। क्या हाल है सबका? बढ़िया होंगे। ओके। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख के हमें बता सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। ओके, यस या नो के अंदर दे सकते हैं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? एका कोष्टिका का घनत्व। हम यूनिट सेल के डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एका कोष्टिका का घनत्व पढ़ेंगे। जो यूनिट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है वो होती है डी के द्वारा डिनोट किया जाता है। देखिए, कुछ टॉपिक आगे की कुछ टॉपिक है उनको मैं पहले करवा रहा हूँ, वो पहले के आगे करवाऊंगा। ओके, तो घबराना मत, क्योंकि जो सीखने के जो एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। ओके, तो आप ध्यान रखना कि घबराना मत, कि पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। पहले सॉलिड करवाया जाएगा, फिर सॉल्यूशन, फिर 1 बाय 1 हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, तो बात क्लियर हो गई होगी। हम 1 बाय 1 लेसन देखते जाएंगे, टॉपिक वाइज। पहले एक टॉपिक करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक, फिर पूरा लेसन को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? एका कोष्टिका का घनत्व रहेगा। एका कोष्टिका का घनत्व। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ, आप उसको मेरे साथ नोट कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रिस्टल के, हम लिखेंगे कि क्रिस्टल के यूनिट सेल का घनत्व, क्रिस्टल के यूनिट सेल का घनत्व क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होता है। ओके, देखिए, अब नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे, यदि किसी यूनिट सेल का घनत्व, यदि किसी यूनिट सेल का घनत्व पता हो तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, अगर हमें यदि किसी यूनिट सेल का घनत्व पता हो तो हम यूनिट सेल का प्रकार, एक यूनिट सेल का प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या ज्ञात कर सकते हैं? तथा परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। साथ के साथ हम परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं, तथा परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि क्रिस्टल के यूनिट सेल का घनत्व क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होता है। यदि किसी यूनिट सेल का घनत्व पता हो तो यूनिट सेल का प्रकार, कि यूनिट सेल किस प्रकार की है वो बता सकते हैं, परमाणु की त्रिज्या निकाल सकते हैं और परमाणु भार कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब देना। मेरे पास क्या है? दो चौक है। एक चौक क्या है? मेरे पास एक चौक ऐसी है जो बड़ी चौक है, दूसरी चौक ऐसी है जो कि मेरे पास क्या है? छोटी चौक है। एक बड़ी चौक है और दूसरी हमारे पास क्या है? छोटी चौक है। मैं ऐसे कहूँ कि इसका घनत्व और इसके घनत्व की बात करें, क्या दोनों के घनत्व बराबर होगा या नहीं? देखिए, मेरा क्वेश्चन क्या है कि चौक है हमारे पास, एक बड़ी चौक है और एक छोटी चौक है। दोनों चौकों में दोनों का घनत्व बराबर होगा या नहीं? आप कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के आंसर दे सकते हैं। यह बराबर हो सकता है और नहीं। ओके, यस और नो में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, जल्दी कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मेरे को पता लगे कि कौन किसको कितना आता है। ठीक है, आप आंसर दे चुके होंगे। देखिए, हमारे पास कोई भी पदार्थ होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उनका घनत्व क्या होता है? बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? समझिए। देखिए, हमें ये पता होता है कि हमें ये पता होता है कि जो घनत्व होता है, वो क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है।
ओके, तो क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, यदि द्रव्यमान बढ़ता है तो आयतन भी बढ़ेगा, तो घनत्व पे कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा। हम इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि W बराबर dV, यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो आयतन के समानुपाती हो गया। कैसे, तो W समानुपाती हम क्या बोलेंगे V। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, आयतन भी बढ़ेगा। तो D कांस्टेंट हो गया, घनत्व कांस्टेंट हो गया। इस प्रकार से कोई भी पदार्थ होता है उसका घनत्व क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चाहे जैसे मान लो कि हमारे पास क्या बड़ी चौक है और दूसरी छोटी चौक है, तो दोनों का घनत्व क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। कंडीशन ये है कि पदार्थ एक ही टाइप का होना चाहिए। ओके, जैसे मान लो कि हमने क्या लिया, समुद्र का पानी लिया, तो हमने दो अलग अलग पात्रों में ले लिया समुद्र का पानी, और हम दोनों पात्रों में हम बात कर रहे हैं कि दोनों ही बूंद ले ली, क्या दोनों का घनत्व बराबर होगा, हाँ, उस समय क्या होगा, घनत्व बराबर होगा। लेकिन मान लो कि हमने एक तो समुद्र का पानी ले लिया, लेकिन दूसरा हमारे क्या ले लिया, कुएं का पानी ले लिया, और पूछने लगे दोनों को पात्र में लेकर कि क्या दोनों का घनत्व बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि समुद्र के अंदर लवणों की मात्रा अधिक होगी, साल्ट की मात्रा अधिक होगी, उसका घनत्व ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा नलकूप का पानी है, कुएं का पानी, उसमें साल्ट की मात्रा कम होगी, तो उसका घनत्व कम हो सकता है। घनत्व के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि पदार्थ एक ही होना चाहिए। अगर हमारा पदार्थ समान है तब चाहे वो पदार्थ बड़ा हो चाहे छोटा हो, घनत्व क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि घनत्व बराबर W/V1, तो इसका कुछ द्रव्यमान में होगा और उसका आयतन होगा। ऐसे हम क्या बोलेंगे कि घनत्व बराबर W2/V2, इसका कुछ द्रव्यमान होगा और उसका आयतन होगा। तो देखिए इसका आयतन ज़्यादा है, अगर मान लो कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटेगा तो आयतन भी घटेगा। तो बात क्लियर हो गई होगी कि जो D की वैल्यू होती है वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, तो चाहे हमारे पास पदार्थ बड़ा हो चाहे छोटा हो, उन सभी का घनत्व क्या होता है, बराबर होता है। तो अब और यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला है, यहाँ पे देखिए क्रिस्टल के यूनिट सेल का घनत्व क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि अपने पास क्या है, कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल के अंदर क्या है, बहुत सारे यूनिट सेल है। इस तरीके से बहुत सारे यूनिट सेल है, और उस यूनिट सेल के अंदर से मैंने क्या किया है कि एक यूनिट सेल को बाहर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एक यूनिट सेल को बाहर निकाल लिया। और क्वेश्चन ये है कि इसका घनत्व और क्रिस्टल का घनत्व क्या बराबर होगा, यस बराबर होगा, क्योंकि इसका घनत्व आएगा, डेंसिटी आएगा इस यूनिट सेल का, वही इस पूरे क्रिस्टल का होगा। क्यों, क्योंकि पदार्थ एक ही है ना, इस वजह से पदार्थ एक ही हो तब डेंसिटी क्या होती है, बराबर होती है। ओके, और यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, क्रिस्टल के यूनिट सेल का घनत्व, मतलब क्रिस्टल था उसका यूनिट सेल का घनत्व कुछ होगा, वो घनत्व क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होगा। बात क्लियर हो गई होगी। हम आगे चलते हैं। देखिए आपको ये राइट नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए था, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि देखिए चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, चूँकि जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे हुए आयतन होता है, ये सभी को पता होता है। ओके, क्या सबको पता होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये समीकरण आया है उसको हम यूनिट सेल पे लागू करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट सेल पे लागू करेंगे। तो देखिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यूनिट सेल का घनत्व, क्या कहेंगे, यूनिट सेल का घनत्व, यूनिट सेल का घनत्व, और घनत्व को किससे डिनोट कर रहे हैं, डी के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान लिखेंगे, यूनिट सेल का। तो हम क्या कहेंगे, देखिए सीधी रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल का द्रव्यमान अपोन नीचे क्या लिखेंगे, आयतन, किसका आयतन, यूनिट सेल का। तो हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल का आयतन, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। देखिए अगर मान लो कि हमें यूनिट सेल का द्रव्यमान और यूनिट सेल का आयतन पता हो
तो हम यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? यूनिट सेल का हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? घनत्व कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हम यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे निकालें और यूनिट सेल का आयतन कैसे निकालें। मतलब है कि यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या होगा और यूनिट सेल का आयतन क्या होगा। सबसे पहले हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, निकालते हैं इनको। यूनिट सेल के द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यूनिट सेल के द्रव्यमान की बात करें, यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल के द्रव्यमान को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, यूनिट सेल के द्रव्यमान को निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या और परमाणु की संख्या हम पहले निकाले थे। परमाणु की संख्या को Z के द्वारा दर्शाते हैं, इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान। हम यूनिट सेल में परमाणु की संख्या तो बता सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि हमारे पास क्या होती है कि एचसीसी के लिए तो क्या होती है? यूनिट सेल की संख्या 1 होती है और बीसीसी के लिए कितनी होती है? बीसीसी के लिए 2 होती है। ऐसे ही अगर हम एफसीसी की बात करें तो 4 होती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे यूनिट सेल में परमाणु की संख्या हम लिख सकते हैं, Z का मान लिख सकते हैं। लेकिन बात आती है एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालें। एक परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए देखिए, एक परमाणु का द्रव्यमान, इसको मैं क्या करता हूँ, एक समीकरण दे देता हूँ, समीकरण नंबर 2। एक परमाणु का द्रव्यमान, अब हम क्या निकालेंगे? एक परमाणु का द्रव्यमान क्या निकालेंगे? एक परमाणु का द्रव्यमान के लिए परमाणु भार अपॉन अवोगाद्रो संख्या। यदि परमाणु भार के अंदर अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा दिया जाता है तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकल के आ जाता है। अब देखिए, जो परमाणु भार होगा, अगर परमाणु होगा तो परमाणु भार लेंगे और यदि हमारे पास अणु हो तो अणु का भार लेंगे। तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल M। क्या लिख देंगे? कैपिटल M ये दर्शाएगा कि यदि परमाणु हो तो परमाणु भार होगा और यदि अणु हो तो अणुभार होगा। हम दोनों के लिए काम करेंगे यहाँ पे। ओके, क्योंकि जो यूनिट सेल है उस यूनिट के सेल के अंदर परमाणु, अणु, आयन हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। ओके, अगर आयन होगा तो आयन का अणुभार ले लेंगे वहाँ पे। ओके, तो इस समीकरण को हम क्या कर देते हैं? इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। अब देखिए, हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान कहाँ पे रख दे? समीकरण 2 के अंदर रख देते हैं। जब रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा यूनिट सेल का द्रव्यमान। देखो, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी है? Z है, इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान कहाँ से रखेंगे? एक परमाणु का द्रव्यमान समीकरण 3 से रखेंगे और क्या है? M/Na है। तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे? M/Na। तो हमारे पास कितना समीकरण आया? समीकरण 4 प्राप्त हो चुका है। देखिए, यूनिट सेल का द्रव्यमान निकाल चुके हैं। हमें क्या निकालना था? यूनिट सेल का द्रव्यमान निकालना था। और कौन से समीकरण के अंदर है? समीकरण 4 के अंदर है। अब हमें क्या निकालना है? यूनिट सेल का आयतन निकालना है। ओके, अगर यूनिट सेल का आयतन निकाल लेंगे फिर क्या करेंगे? यूनिट सेल का द्रव्यमान और यूनिट सेल का आयतन दोनों में क्या वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट सेल का घनत्व मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? अब क्या करते हैं? यूनिट सेल का आयतन निकाल लेते हैं। यूनिट सेल का आयतन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए, अगर हम यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल घनाकार होती है, तो हम क्या बोलेंगे? घनीय यूनिट सेल का आयतन। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? घनीय यूनिट सेल का आयतन। घनीय यूनिट सेल का आयतन क्या होता है? हमारे पास भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा। और यदि यूनिट सेल की भुजा अगर A हो तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे A क्यूब कहेंगे। क्या बोलेंगे? A क्यूब। और ये कितना समीकरण आ चुका है? समीकरण 5। तो देखिए, यूनिट सेल का द्रव्यमान हमें प्राप्त हो चुका है। समीकरण कौन से? समीकरण 5 से। इसको मैं कवर कर रहा हूँ। देखिए, समीकरण 5 हमारे, समीकरण 4
दूसरा समीकरण देखिए हमारे पास कौन सा है, समीकरण 5। समीकरण 5 के द्वारा हमें क्या मिल रहा है, हमें आयतन की वैल्यू मिल रही है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि यूनिट सेल का घनत्व निकालने के लिए यूनिट सेल का द्रव्यमान की वैल्यू और यूनिट सेल का आयतन की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे यूनिट सेल का घनत्व, इसलिए हम क्या कहेंगे, समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण कौन से में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए वैल्यू रख देते हैं। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डी। तो ये यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या रखेंगे, यूनिट सेल का द्रव्यमान, और यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखिए जेड इंटू एम अपॉन एन ए अपॉन, नीचे क्या लिखेंगे, यूनिट सेल का आयतन, और यूनिट सेल घनीय यूनिट सेल का आयतन क्या है, ए क्यूब है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। एन ए जो अवोगाद्रो संख्या है उसको नीचे ले आते हैं, तो क्या बनेगा, डी बराबर जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए, और ये फाइनली क्या आ चुका है, यूनिट सेल का घनत्व निकालने के लिए फॉर्मूला आ चुका है। इसको हम कितना समीकरण दे देते हैं, समीकरण 6 दे देते हैं। ओके, जहां अपने पास डी क्या है, यूनिट सेल का घनत्व है, और जेड क्या है, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या। एससीसी के लिए कितनी होती है, 1, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4 होती है, जो कि हम पहले निकाले थे एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, हम पूरे टॉपिक की डिस्कस कर चुके थे। एम क्या है, अगर परमाणु हो तो परमाणु द्रव्यमान होगा, और अणु हो तो आणविक द्रव्यमान होगा। ए क्या है, एक कोर की लंबाई, भुजा है अपने पास, और एन ए क्या है, अवोगाद्रो संख्या, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.023 × 10⁻23 होती है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, हमारे पास जो घनत्व, यूनिट सेल का जो घनत्व है उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आया, हमारे पास डेंसिटी, हमारे पास जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए। देखिए, इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। इसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक रहेगी, देखिए याद कैसे होगा। देखिए क्या होता है कि आपको जेड दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या है, एम दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक का पावर कितना है, क्यूब है, और यहाँ पे एन ए अवोगाद्रो संख्या है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, जिम आना। याद हो जाएगा या नहीं होगा, देखिए फिर से देखिए, जिम आना, और ध्यान रखना ए है उसमें क्यूब रहेगा। ओके, तो मैं क्या कहूँगा, यूनिट सेल का घनत्व क्या कहूँगा, डेंसिटी बराबर इक्वल टू जिम आना। ओके, इस तरीके से आपको भी क्या करना है, डेंसिटी याद कर लेनी है। ओके, याद रहेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला कैसे याद करना है वो आपको मैंने बता दिया है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लिख चुके थे, और ये फॉर्मूला कितने नंबर का आया था, 6 नंबर का आया था। इसमें वैल्यू क्या क्या है, देखिए डी तो क्या है, डी यूनिट सेल का घनत्व है। किसका घनत्व है, यूनिट सेल का घनत्व है। ओके, जो घनत्व है उसकी इकाई होनी चाहिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होनी चाहिए, और ये किसके अंदर होती है, ये CGS में होती है। तो ध्यान रखना, जब भी आप कैलकुलेशन करो तो जो हमारे पास डेंसिटी की यूनिट है, और उससे इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या एम भुजा है, जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो CGS के अंदर होनी चाहिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एम क्या है। एम यहाँ पे अपने पास है, हमारे पास है परमाणु भार। यदि परमाणु हो तो परमाणु भार, या फिर हम क्या बोलेंगे, अणु हो तो अणु भार होगा। क्या होगा, अणु हो तो अणुभार होगा। और हम इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको हम एम के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है ए क्या है, ए है कोर लंबाई, या फिर इसको हम कह सकते हैं भुजा की लंबाई
लंबाई, भुजा की लंबाई। आपको क्वेश्चन में कोर की लंबाई भी दे सकता है, भुजा की लंबाई भी दे सकता है। एन ए हमें पता है, और एन ए क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या होती है। एवोगैड्रोज नंबर, और जो ये नंबर होता है वो क्या होता है, 6.023 × 10⁻23 होती है। ओके, तो हमने क्या जाना कि यूनिट सेल का घनत्व किस प्रकार से निकाला जाता है। यूनिट सेल के फॉर्मूला क्या है, यूनिट सेल के लिए ट्रिक क्या है, जिम आना और ZM⁴ याद हो जाएगा, और इस फॉर्मूले से रिलेटेड ये पॉइंट है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करेंगे। आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, तब तक के लिए आप इस जो आज की क्लास है, इस क्लास को एक बार क्या करेंगे, फिर से रीड कर लेंगे, फिर से देख लेंगे, ताकि हम नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वहाँ पर जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूले का वो यूजेस करेंगे। और अगले वीडियो के अंदर आपको मैं ये भी बताऊँगा कि यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। केवल और केवल यहाँ पर मैं डेंसिटी के लिए बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना काम वर्क करेंगे डेंसिटी पर। ओके, डेंसिटी पर। हालांकि यूनिट परिवर्तन अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, और आप सभी ने पढ़ लिया होगा अपनी अपनी स्कूलों के अंदर। ओके, और हम केवल कल डिस्कस करेंगे घनत्व के लिए यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे। हम फिर बाद में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से, बेहतर ट्रिक की सहायता से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।